वेलकम टू द नोवर निखिल चैनल और मैं हूं पूजा मिश्रा। तो आज हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की ये 5th लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर 5 है जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। एंड जिसमें हम इससे पहले हम लोग अपनी 4 क्लास में सारी जो है हम जितने भी लेबर कोड्स थे वो हम लोग देख चुके हैं। तो जिन्होंने भी अब तक नहीं देखा हो प्लीज़ जाओ और हमारे पहले चारों कोड को देखो ताकि सब एक दूसरे से आपस में लिंक्ड है। अगर आप ऐसे फ्लो में नहीं देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है डेडिकेटेड पूरी एक हमारे चैनल पे अकाउंट्स की, सोशल सिक्योरिटी की एंड लेबर लॉ की सबकी प्लेलिस्ट है। एंड एक प्लेलिस्ट ऐसी है जिसमें सारी वीडियोज़ है, तो उसको देख करके कंफ्यूज मत हो, अलग से सब सब्जेक्ट वाइज बनी हुई है। पहले जाओ चारों लेक्चर को देखो। एंड ये हमारी जो है वो है लेक्चर नंबर 5। एंड इन सब ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो इन सभी को दिल से शुक्रिया। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ऐसे ही सारे EPFO से रिलेटेड जितने भी फ्री कंटेंट्स है आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आज हम लोग लेक्चर 5 में क्या देखने वाले हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कि ये एक्ट है क्या, इसको लेकर के भी मैं चाहूँ तो आपको 3 घंटे की क्लास देती रहूँगी कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे अपने पढ़ाई करके समझ में ये चीज़ आई कि भाई इन सब कहानियों को कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ने के लिए आप बाद में आराम से पढ़ते रहो। अभी एग्जाम का एक डेडलाइन होता है, एग्जाम के लिए एक टारगेट होता है, एग्जाम के लिए एक समय होता है जिसमें आपको सब कुछ चीज़ें करनी होती है, आपको 4 बार रिविज़न करना होता है, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स लगाने होते हैं। तो इन सब कहानियों के लिए उतना वक्त नहीं है। एंड शॉर्ट में कि क्या कहता है बस आपको उतना क्रिस्प कंटेंट इसमें डाला गया है। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो है ये क्या रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है द मैनर। ये याद करो ये सब पुराने एक्ट्स हैं जिन सबको हटा करके नए कोड लाए गए हैं। तो ये हम लोग वापस से उन सब एक्ट्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो सारे एक्ट्स को हम लोग उन सब एक्ट्स को पढ़ रहे हैं। देखो 1936 वाला ये एक्ट है, उस टाइम पे जो बनाया गया था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। क्योंकि सिलेबस में ये भी है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे क्या ये सब नहीं पढ़ाओगे, तो भाई सब कुछ पढ़ाएंगे जो सिलेबस में है। तो ये भी है, तो इसको भी देखना है आपको कि इन सब के अंदर क्या था। तो ये जो है 1936 वाला एक्ट ये क्या रेगुलेट करता है कि जिस तरीके से वेजेज जो है वो एम्प्लॉई और वर्कर को दिए जाते हैं तो वो इसको लेकर के डील करता है ये वाला एक्ट। इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे उसको वेजेस दिए जाते हैं वर्कर को, या फिर जो भी उसको जो है वेतन तनख्वाह जो मिलती है उन सबको लेकर के जो भी चीज़ें सर्कमस्टांसेस है उससे लेकर के ये एक्ट डील करता है। इट वाज इनेक्टेड स्पेसिफिकली टू सेफगार्ड करना एम्प्लॉय फ्रॉम द अनलॉफुल वेज डिडक्शन। पहले जो है लोग कुछ किसी भी नाम पे जो है पहले क्या करते थे, 1936 यानी समझ रहे हो आप, आज़ादी के पहले ये एक्ट बनाया। तो उस समय कुछ भी करके इस ये डिडक्शन वो डिडक्शन कुछ भी मतलब जो अनलॉफुल है यानी कि गलत ढंग से जो है पैसे काट लिए जाना वो सब किया जाता था उस वक्त। तो उन सबको वैसा वो सब ना हो, इसी कारण से ये एक्ट उस टाइम पे लाया गया था। अब देखो एप्लीकेबिलिटी की बात कर ले कि ये एक्ट जो है वो किन सब पे अप्लाई होता था। तो अप्लाइड होता था टू एम्प्लॉय जो कि 500 रुपये पर मंथ अप टू 500, यानी कि मैक्सिमम जो है 500 रुपये पर मंथ जो कमाते हैं उन पे ही ये एप्लीकेबल होता था। 500 से ऊपर वाले पे एप्लीकेबल नहीं होता था। ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको जो है वो बढ़ाया गया एंड बाद में इसको जो है वो कवर किया गया किसको, तो कोड ऑन वेजेस एक्ट जो है ये वाले कोड में इसको सब्ज्यूम किया गया। तो आपको आंसर यहीं पे मिल गया जो मैंने आपसे पूछा था अपने लास्ट क्लास में कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है उसको किस कोड में जो है वो सब्ज्यूम किया गया है। तो ये है आंसर। एंड किस पे अप्लाई होता है ये वाला एक्ट, तो फैक्ट्रीज पे अप्लाई होता है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पे, रेलवेज पे, अदर कोई भी किसी भी तरह का जो इस्टेब्लिशमेंट सेटअप्स जहाँ पे एम्प्लॉय वाला सेटअप है वहाँ पे ये अप्लाई होता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। अब देखते हैं हम लोग इसकी प्रोविजंस क्या है आगे जाके। ठीक है, अब देखो इसकी जो मेन प्रोविज़न है वो क्या है। सबसे पहला अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट, यानी कि एम्प्लॉयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि पैसा देगा वो। ठीक है, अगर काम किया है एम्प्लॉय ने तो एम्प्लॉयर पैसा देगा, सबसे पहला तो ये है। दूसरा जो मैनेजर और पर्सन इंचार्ज है इन केस ऑफ फैक्ट्री वो पैसे देगा। ठीक है, इसमें सैलरी कौन पेमेंट करेगा उसको लेकर के है। दूसरा क्या है कि टाइम को लेकर के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम के क्वेश्चंस आ सकते हैं बहुत इजीली। तो सबसे पहले देखो कि अगर एम्प्लॉय जो है वो मैक्सिमम अगर 1000 तक हैं किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में या इस्टेब्लिशमेंट में कहीं पर भी अगर 1000 तक एम्प्लॉय हैं, यानी कि 0 से लेकर के 1000 तक की मैं बात कर रही हूँ, और एक होता है जहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। तो जहाँ पे 1000 तक एम्प्लॉय हैं वहाँ पे जो है ये प्रोविज़न है कि आपको बिफोर 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जैसे इस मंथ आप काम कर चुके हो तो अगले मंथ की 7 तारीख तक 7 तारीख तक आपको पेमेंट जो है वो मिलनी चाहिए। दूसरा अगर एम्प्लॉय जो है मान लो 1000 से ज़्यादा हैं तो आप 10 तक भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है,
याद रखना उल्टा है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि कम एम्प्लॉय हो तो ज़्यादा टाइम लेके पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे प्रोविज़न उल्टा है, तो ध्यान देना। 1000 से ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है कि आप 10 तक पेमेंट कर सकते हो। और अगर मान लो टर्मिनेशन यानी कि एम्प्लॉय को अगर आप निकालते हो तो आपको 2 वर्किंग डे के अंदर उसको जो है जो भी उसका बनता है वो आपको 2 दिन के अंदर देना है, 2 वर्किंग डेज के अंदर बनना है, ठीक है। मतलब इसमें हॉलीडेज नहीं आएंगे। थर्ड अगर हम देखिए प्रोविज़न तो क्या है इसमें, वेजेस पीरियड को लेकर के क्या है कि मस्ट बी फिक्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। आपका वेज पीरियड क्या है, ठीक है, किस जैसे कि मान लो आपको वीकली पेमेंट मिलती है या फिर 15 दिन के पैसे मिलते हैं, 5 दिन के पैसे मिलते हैं, ये पीरियड तय होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है एम्प्लॉयर को फिक्स करना पड़ेगा। एंड 1 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 2-2 महीने में आपको पेमेंट मिलेगी, मैक्सिमम 1 महीने हो सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट पहले क्या था, पहले सिर्फ कैश था कि कैश में ही, ऑब्वियसली उस वक्त थोड़ी ना डिजिटल इंडिया का इतना क्रेज़ था, ज़माना जो आजकल है। तो हमने ही अपने टाइम पे देखा है, आज ऐसा हो रहा है कि हर कुछ पेमेंट जहाँ भी जाओ QR, फ़ोनपे वगैरह हर चीज़ है। लेकिन पहले ऐसा थोड़ी होता था, पहले हमारे टाइम पे भी चीज़ें सारी कैश पे ही थी। तो कैश थी पहले, अभी जो है बाद में इसको चेक्स और बैंक ट्रांसफ़र को बाद में अमेंडमेंट करके इसमें डाला गया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे आगे प्रोविज़न क्या थे इस एक्ट में। तो फाइन को लेकर के क्या था कि नॉट मोर देन 3% ऑफ द वेजेस इन अ वेज पीरियड, यानी कि जो भी आप फाइन करोगे, जो भी आप फाइन लगाओगे उस पर एम्प्लॉय पे, वो कितने लगा सकते हो मैक्सिमम। तो उसकी जो सैलरी है, उसको जो आप देते हो सैलरी, उसकी जो आप वेजेस देते हो, उसके 3% जो होता है उतने तक ही आप उसको फाइन लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उसको सैलरी दे रहे हो 15,000 और उसको 10,000 की फाइन लगा चुके हो आप, मैक्सिमम 3%। एंड कांट बी इम्पोज्ड ऑन वर्कर्स, फ़ाइन आप उस पर नहीं लगा सकते जो 15 साल से छोटे हैं, 15 साल से कम के जो ये हैं वर्कर हैं, उस पर आप फ़ाइन नहीं लगा सकते, ठीक है। अब तो 15 साल के होते ही नहीं है, ये उस टाइम की बातें थी, तो उस टाइम को लेकर के ये बनाई गई ये चीज़ें। मस्ट बी अप्रूव्ड एंड रिकॉर्डेड इन रजिस्टर, कि आपको प्रॉपर एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा कि आपने इस पर फ़ाइन चार्ज किया है और आपने इस पर कितना फ़ाइन चार्ज किया है, ठीक है। अगला प्रोविज़न क्या है, क्लेम्स को लेकर के है कि एम्प्लॉय जो है वो अप्लाई कर सकता है टू द अथॉरिटी अंडर द एक्ट फॉर रॉन्गफुल डिडक्शंस एंड डिलेड वेजेस के लिए। एंड अथॉरिटी जो है उसको कैन डायरेक्ट कर सकता है रिफंड प्लस कंपेंसेशन, यानी कि अगर गलत ढंग से डिडक्शन किया गया है, गलत ढंग से सैलरी काटी गई है, तो वो एक प्रॉपर अथॉरिटी होती है जहाँ पे वो अपनी एम्प्लॉय जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं उसको लेकर के। पेनल्टीज़ को लेकर के क्या डिस्कस किया गया था पहले वाले एक्ट में, तो एम्प्लॉयर अगर वायलेट करता है इन सब प्रोविजंस को, तो देखो उसको कितने कम फाइन इसमें ली गई है, कितनी कम फाइन की बात कर रही है कि अप टू 1000, यानी कि मैक्सिमम आपको 1000 रुपये की फ़ाइन देनी पड़ेगी पहले अपनी फर्स्ट ऑफेंस के लिए, एंड बाद में ज़्यादा दिया जाएगा, बाद ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ेगा अगर आप ऐसा रिपीटेड ऑफेंस करते हो तो मतलब आप समझ रहे हो कि क्यों ना करे। एक एम्प्लॉयर को 1000 रुपये तक की फ़ाइन थी। तो ये सब एक्ट थे उस समय जिसको रिपील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था, तभी ये सब कोड लाए गए हैं अभी, इन सब को हटा करके, इन सबको ये करके अभी के अकॉर्डिंग सब कुछ चीज़ें करके। तो 1000 रुपये तक की फ़ाइन थी इसमें। एंड देखो यहाँ पे परमिसिबल डिडक्शंस क्या क्या थे कि एक्ट जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता था कि आप ऐसे जो है उसको एक 15,000 की सैलरी देते हो और मनचाहा जो किसी भी नाम पे आप डिडक्शन कर रहे हो, इसके नाम पे डिडक्शन ये इस कर लिया, तो क्या क्या जो है डिडक्शन अलाउड थे उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। एंड यानी कि इन सब को छोड़ के अगर कोई और डिडक्शन थे तो वो अलाउड नहीं थे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फाइन को लेकर के किया गया है कि ओनली फॉर द एक्ट्स जो कि प्रीवियसली अप्रूव्ड एंड डिस्प्ले बाय द एम्प्लॉयर। एंड दूसरी कितनी फाइन लगा सकते हो, मैक्सिमम 3% ऑफ द वेजेज, उसकी जो पर मंथ की जो तनख्वाह है उसकी जो 3% जो वेजेज हैं आप मैक्सिमम उतने ही फाइन उस पर लगा सकते हो। दूसरा क्या है कि अब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी, यानी कि जितने दिन तक वो काम पे नहीं आए हैं, जैसे मान लो कि अगर 30 दिन में वो 3 दिन काम पे नहीं आए तो आप 3 दिन की पैसा काटोगे, ये नहीं कि आप 3 दिन नहीं आए तो आप 13 दिन के पैसे काट लोगे। जितने दिन वो अब्सेंट है अपनी ड्यूटी से, आप उतने दिन के प्रोपोर्शन के हिसाब से पैसे काटोगे। थर्ड क्या है हमारा, डैमेज और लॉस। अगर मान लो कि अगर एम्प्लॉय के नेगलेक्ट के कारण अगर मान लो कि कोई लॉस हो जाता है, तो जितने का लॉस हुआ है आप उस पर उतना ही उस पर फाइन जो है वो उतना डिडक्ट करोगे। ये नहीं कि आपने 1000 रुपये का सामान तोड़ दिया तो आपकी पूरी सैलरी, आपकी 15,000 रुपये की मान लो सैलरी थी, आपको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी कि आपने 1000 रुपये का क्यों किया। तो नहीं, जितना नुकसान हुआ है आप मैक्सिमम उतना ही लगा सकते हो, ठीक है। फोर्थ अब देखें तो हाउस अकोमोडेशन एंड सर्विस की अगर बात करें तो फॉर हाउस वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड अमेनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, विथ एम्प्लॉय का कंसेंट होना चाहिए अगर ये सब है। ऐसा नहीं कि आप उस पर ज़बरदस्ती ये सब काम करवा रहे हो।
दूसरा क्या है, रिकवरी ऑफ एडवांसेस और लोन्स। अगर मान लो कि रिकवरी ऑफ सैलरी एडवांसेस और लोन्स टेकन बाय द, जैसे एम्प्लॉय होते हैं ना कि अपनी सैलरी को लेकर के एडवांस लेते हैं, लोन लेते हैं एम्प्लॉयर से, तो उन सब को लेकर के जो है इस पे बात की गई थी कि रिकवरी जो है उतने की ही होनी चाहिए जितने की उसने ली है। ऐसे नहीं कि उसने लोन लिया है तो आप उससे जो है निरंतर काल तक बंधुआ मजदूर बनवा के उस पर काम कर रहे हो, तो ये सब आप नहीं कर सकते थे। जितने की लोन है उतनी ही लिमिट आप उस पर उतने ही चार्ज कर सकते हो, जो बनता है लोन का उतना ही ले सकते हो। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा, डिडक्शंस फॉर द पेमेंट टू फंड्स, यानी कि इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ये सब को लेकर के जो पैसे कटते हैं ना हमारी सैलरी में, देखो कट के ये सब पैसे जाते हैं। जो हमारी ग्रॉस सैलरी होती है उसके आप देखोगे इधर इस साइड में, राइट साइड में, तो उसमें क्या देखोगे आप कि प्रोविडेंट फंड के पैसे कटे होते हैं, इनकम टैक्स के पैसे कटे होते हैं, तो ये सब अलाउड है डिडक्शन। उसके बाद क्या है, कोर्ट ऑर्डर्स, यानी कि डिडक्शन फॉर रिकवरी। अगर मान लो कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इतने पैसे जो है वो काट लो रिकवरी के लिए, तो वो आप कर सकते हो। डिडक्शन की लिमिट क्या है कि मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम किसी भी ये में सब कुछ तरह के डिडक्शन आप लगा दो, फिर भी एक मंथ की जितनी सैलरी है उसका मैक्सिमम 50% ही उसका डिडक्ट किया जा सकता है। मतलब अगर 15,000 की सैलरी है तो 7,500 से ज़्यादा आप किसी भी सिनेरियो में नहीं काट सकते उससे ज़्यादा, ठीक है। और मैक्सिमम 75% अगर डिडक्शंस जो है इंक्लूड करता है पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट जानी है तो मैक्सिमम 75% तक का डिडक्शन, यानी इसको बस इस प्रोविजन को याद कर लो। एग्जाम में डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितना डिडक्शन मैक्सिमम अलाउड है, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट है तो कितना अलाउड है। तो जो जो एक्ट में है उसको याद कर लो कि ये मैंने बता दी कि 50% ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला अगर एंगल इन्वॉल्व है तो वही क्या हो जाता है, 75% हो जाता है, ठीक है। तो जो जैसा है, देखो बहुत ही कम चीज़ मैंने डाली है, इसी चीज़ को बस आपको एग्जाम के लिए याद कर लेना है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। अभी जो है मैंने क्वेश्चंस ऑल 10 से 12 क्वेश्चंस तो मैं क्लास में ही करवाती हूँ, ठीक है। इससे भी ज़्यादा जो है आपको MCQ की 100 MCQ की हर एक सब्जेक्ट की जो है वो बुकलेट आपको दी जाएगी, जिसमें कि मैक्सिमम कवरेज किए जाएंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू जब आप चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग ऐसे ही ज़्यादा हाई अलर्ट पे जो है काम कर रहा होता है। अब देखो डिडक्शंस क्या क्या जो है वो अलाउड नहीं थे, तो फॉर पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस वाली डिडक्शन कि आप पॉलिटिकली पार्टी में इतना दे रहे हो, एंड फॉर एम्प्लॉयर्स पर्सनल बेनिफिट के लिए, एंड कि एम्प्लॉयर अपने आप को पेमेंट करवा रहा है कुछ बेनिफिट के लिए, एंड फॉर गुड्स और सर्विसेज जो कि वर्कर ने अवेल ही नहीं किए हैं उन सब के लिए। तो ये सब का डिडक्शन जो है आप वर्कर की सैलरी से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अपना MCQ स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। इन्हीं सब बेसिस पे क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग चीज़ें जो है वो देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इनसे देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे MCQ में क्या है यहाँ कि अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में द मैक्सिमम डिडक्शन जो कि अलाउड है फ्रॉम द वेजेस इन एनी वेज पीरियड, कितने अलाउड है ये मुझे बताओ आप आंसर करके। अभी मैंने डिस्कस किया इस चीज़ को, ठीक है। आई एम गिविंग यू 3 सेकेंड्स, आप आंसर करो। ठीक है, आंसर रेडी है। तो आंसर क्या हमारा 50% जो है वो मैक्सिमम डिडक्शन आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉलिटिकल वाला अगर ये रहे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एंगल रहे तो क्या है 75%, वरना नॉर्मली 50%। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज नॉट परमिटेड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ऑप्शन नंबर ए इज फाइन्स फॉर मिसकंडक्ट, दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन एडवांसेस, थर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF एंड ESI, employee state insurance, fourth is political party contribution। I'm giving you again 3 seconds, आंसर बताओ। तो आंसर क्या है, पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कि इसका डिडक्शन जो है वो परमिटेड नहीं है इस पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 के तहत। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, फाइन्स जो कि इम्पोज्ड ऑन एन एम्प्लॉय इन अ वेज पीरियड मस्ट नॉट एक्सीड, किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए फाइन जो है। नंबर ए ऑप्शन इज 2% ऑफ द वेजेस, ऑप्शन नंबर बी इज 3% ऑफ वेजेस, ऑप्शन नंबर सी इज 5% एंड ऑप्शन नंबर डी इज 10%। बताओ इन चारों में से क्या आंसर है। गिविंग यू 3 सेकेंड्स, ऑलरेडी द आंसर हैज़ बिन डिस्कस्ड इन द क्लास। चलो बताओ। ठीक है, तो आंसर इज 3% ऑफ द वेजेस, इतने जो है वो मैक्सिमम फाइन लगा सकते हो अपने किसी एक वेज पीरियड में।
एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, डिडक्शंस फॉर अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अगर मान लो कि ड्यूटी पे नहीं आता है, अब्सेंट कर रहे हैं, तो अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो है वो कितना डिडक्शन किया जा सकता है उसके लिए। ऑप्शन नंबर ए इज ओनली इफ absence इज फॉर अ फुल डे, नंबर बी इज प्रोपोर्शनेटली फॉर द पीरियड ऑफ absence, नंबर सी इज ओनली द प्रायर अप्रूवल ऑफ द लेबर कमिश्नर, एंड फोर्थ इज नॉट अलाउड एट ऑल। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोपोर्शनेटली फॉर द पीरियड ऑफ अब्सेंस। जितने समय की उसकी अब्सेंस है आप उतने ही समय के पैसे मैक्सिमम काट सकते हो। ये नहीं कि एक दिन के अब्सेंट है तो आप 3 दिन के पैसे काट लिए, या फिर हाफ डे के अब्सेंट है तो आप हाफ डे की जगह फुल डे के पैसे काट लिए। हाफ डे की भी अगर एब्सेंस है तो आप हाफ डे के ही पैसे काटोगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेजेस ऑफ अ वर्कर हु हैज़ बिन टर्मिनेटेड मस्ट बी पेड विद इन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज 1 वर्किंग डे, ऑप्शन नंबर बी इज 2 वर्किंग डे, ऑप्शन नंबर सी इज 7 वर्किंग डे, एंड फोर्थ इज 10 वर्किंग डे। मैंने आपको उसी से बताया था, इसको ध्यान से बताने के लिए कि वेजेस ऑफ अ वर्कर हु हैज़ बिन टर्मिनेटेड, जिसको निकाला गया है, उसको कितने दिन के अंदर पेमेंट करनी है। आई एम गिविंग यू 3 सेकेंड्स अगेन, आंसर बताओ। तो आंसर इज 2 वर्किंग डे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। हमारा देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 केम इनटू फोर्स ऑन, किस दिन ये आया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो थ्योरी में आपको नहीं मिलेगी वो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर होकर के ऑलरेडी मिल जाएगी। तो यही है यहाँ पे, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 किस दिन आया ये एक्ट इम्प्लीमेंटेशन में। ऑप्शन नंबर ए इज 23 मार्च 1936, ऑप्शन नंबर बी इज 23 अप्रैल 1937, C is 1st जनवरी 1940 एंड फिफ्थ इज 26 जनवरी 1950। अब देखो इसको आप दो ऑप्शंस को तो ऐसे एलिमिनेट कर दोगे। इस चैप्टर का क्या नाम है जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो ऑब्वियसली 36 में आया तो 36 37 में ही इम्प्लीमेंटेशन होगी ना, 1940 और 50 में थोड़ी आगे होगी। तो इससे आप इन दोनों ऑप्शन को तो अभी काट लो। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि MCQ को बनाने कैसे हैं। इसीलिए आपको डायरेक्टली आप सोच रहे हो कि आपको आंसर मार्क करके PDF मिल जाए और आप बस PDF को डाउनलोड कर लो और क्लासेस देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप इतने बिजी हो, आप 24 घंटे में 20-20 घंटे की पढ़ाई करते हो, आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप आधे घंटे की वीडियो देख सको। तो उन सब जो है जहाँ पनाह के लिए जो है ये है चीज़ कि आप जो है आपको आंसर्स PDF में नहीं मिलेंगे, यू हैव टू वॉच द वीडियो। अगर मैं फ्री में क्लासेस करवा रही हूँ सारे, मैं इतने एफर्ट लगा करके PDF बना रही हूँ, क्लासेस करवा रही हूँ, तो आपको भी जो है हमें वीडियोस पूरी देख करके सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि उस वीडियोस का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। ठीक है, जो पर्पस है अल्टीमेटली मेरा फुलफिल हो, वरना मैं क्यों बनाऊँ यार, मैं इतना मेहनत करके फ्री में क्यों करूँ, मैं क्यों ना इसको कोर्स बना करके बेचूँ, क्यों ना, मतलब मैं ऑब्वियसली 3-4 क्लासेस मेरे काफ़ी थी डेमो दिखाने के लिए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ नहीं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं कोर्स बना देती, लेकिन नहीं कर रही हूँ ना, सब कुछ फ्री में आपको मिल रहा है। तो क्लासेस तो देखो एटलीस्ट, तो क्लासेस में सारे आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे और आप जो है अगर प्रिंट में निकालते हो तो प्रिंट में आप मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, और अगर आप ऑनलाइन अगर उसको अटैच करके पढ़ते हो ऑनलाइन नोट्स बना के, तो आप ऑनलाइन भी हाईलाइट कर सकते हो, बट फॉर आंसर्स यू हैव टू वॉच द वीडियो। ठीक है, तो मुझे आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी 23 अप्रैल 1937 इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला, द मैक्सिमम जो वेज पीरियड है फिक्स्ड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में कितना मैक्सिमम वेज पीरियड डिसाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी इज 15 डेज, सी इज 30 डेज एंड डी इज 45 डेज। यानी कि कितने दिन का एक मैक्सिमम आप बोल सकते हो कि इतने दिन तक का पैसे देंगे, उससे ऊपर नहीं दे सकते हो, मतलब उतने दिन के मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है। चलो आंसर बताओ पहले मुझे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, आंसर रेडी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ 30 डेज़, यानी कि 30 दिन का ही मैक्सिमम एक वेज पीरियड हो सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एवरी 45 डेज़ में मैं आपको पेमेंट करूँगा, ऐसा नहीं कर सकते हो। 30 डेज़ या उससे कम की कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वेजेस ऑफ अ वर्कर हु हैज़ बिन टर्मिनेटेड मस्ट बी पेड विद इन। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1 वर्किंग डे, बी इज़ 2 वर्किंग डे, सी इज़ 7 वर्किंग डे एंड फोर्थ इज़ 10 वर्किंग डे। बताओ मुझे आंसर।
तो आंसर इज़ 2 वर्किंग डे। अगर आप टर्मिनेट करते हो, निकालते हो वर्कर को, तो आपको 2 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये 2 दिन डज नॉट इंक्लूड हॉलीडे, ठीक है, वर्किंग डे है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिरेक्शंस इज नॉट परमिसिबल अंडर द एक्ट। कौन सा डिरेक्शन अलाउड नहीं है? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए इज डिडक्शन ऑफ अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। आप इसका पैसा काट सकते हो, यस काट सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज डिडक्शन ऑफ डैमेज और लॉस कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, ठीक है, तो और काट सकते हो इसके भी डैमेज के पैसे भी। सी इज डिडक्शन फॉर पीएफ कंट्रीब्यूशन, तो हाँ इसके लिए भी पैसे काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स की बिजनेस लॉस, कि एम्प्लॉयर की बिजनेस में लॉस हो गया, इसके लिए आप सैलरी में डिडक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 अप्लाइज टू अ पर्सन जो कि ड्रॉइंग वेजेज अप टू, इस ये किस पे ये है? तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, ये मुझे आप ये होमवर्क में रहेगा, आप मुझे ये बताओ कमेंट करके कि ये इसका आंसर क्या है, कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 जो है किस पे अप्लाई होता है, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए जिस पे ये अप्लाई होता है, ये सारे प्रोविजंस अप्लाई होते हैं उस पर, आप मुझे ये होमवर्क पे बताना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, वो क्वेश्चन होमवर्क है और उसके साथ साथ ये भी आपके जो है ये क्वेश्चन भी होमवर्क रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेजेस अंडर द एक्ट। सबसे पहले नंबर ए ओवर टाइम पे, ये वेजेस में नहीं है क्या? बी इज बोनस पेएबल अंडर द लॉ, सी इज़ ग्रेचुटी एंड डी इज़ डियरनेस अलाउंस। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप मुझे ये बताओ इसका आंसर होमवर्क में, एंड सारे मैं देखती हूँ, सब कुछ कमेंट देखती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास से रिलेटेड कुछ भी है तो मैं आपको अगले क्लास में, लेकिन यही है कि देखो आपको अगर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन से लेकर के डाउट है तो आप उस वाली क्लास के नीचे अपने कमेंट या क्वेरी करो। अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप अकाउंट्स वाली वीडियो के नीचे ये करो, आप इंडस्ट्रियल वाली की अकाउंट्स मत करो, वरना मैं सब्जेक्ट वाइज ही सारे कॉमेंट्स चेक करती हूँ ना, कि सब्जेक्ट वाइज मैं देखूँ कि क्या क्या क्वेरी है, तो फिर उसी ढंग से मैं जो है क्लासेस में उसको क्वेरी को लेती हूँ। तो आप क्लासेस वाइज उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे कमेंट करो, आपको जो भी डाउट हो रहे हैं क्लास से रिलेटेड कुछ भी, या फिर आपको कुछ भी एक्सप्लेन करना है कि भाई मैम जो है अगले क्लास में ये और एक्सप्लेन कर देना, या फिर इस पॉइंट को आपने कवर नहीं किया आप इसको डिस्कस कर देना, एवरीथिंग इज अलाउड, एवरी सजेशन इज मोस्ट वेलकम्ड, ठीक है, तो आप आराम से वहाँ पे कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि फाइन कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन एन एम्प्लॉय हु इज़ नंबर ए बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, नंबर बी इज़ बिलो 15 ईयर्स, नंबर सी इज़ बिलो 18 ईयर्स एंड नंबर 4 इज़ एन अप्रेंटिस ओनली। किस पे फाइन जो है वो इम्पोज नहीं किया जा सकता है, ये हम लोग अपने आज की क्लास में देख चुके हो, ये भी आपके होमवर्क में रहेगा। थर्ड हमारा जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है वो क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। सबसे पहले ए टू रेगुलेट करना द वर्किंग आवर, नंबर बी टू इंश्योर करना रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेज विदाउट अनऑथराइज डायरेक्शन, सी इज टू डिटरमाइन करना बोनस एंड ग्रेचुइटी एंड नंबर 4 इज टू रेगुलेट करना हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर। तो बताओ इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ठीक है, ये भी आपके होमवर्क में रहेगा। नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिटेड डिरेक्शन, कौन सा डिरेक्शन जो है वो अलाउड है। ऑप्शन नंबर इज डिरेक्शन फॉर मील्स सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर, अगर मील्स सप्लाई किया जाता है, एम्प्लॉयर अगर मील्स देता है उसको लेकर डिरेक्शन कर सकता है क्या। ऑप्शन नंबर बी इज डिरेक्शन फॉर एम्प्लॉय के पर्सनल एक्सपेंस एंड नंबर सी डिरेक्शन फॉर पॉलिटिकल पार्टी फंड एंड डी इज डिरेक्शन फॉर स्ट्राइक फंड। तो इसमें बताना कि कौन सा डिरेक्शन जो है वो उसको अलाउड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड, नॉट परमिटेड नहीं है, परमिटेड वाला है। तो बस हो गया, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे 4 क्वेश्चन प्लस एक और क्वेश्चन था, तो टोटल 5 क्वेश्चन हमारे होमवर्क में थे, जिसका कि आप आंसर मुझे कमेंट में बताओगे और मैं इसके आंसर्स अगली क्लास में अपने डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो फिर यही था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम में जो आपको उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाओ और फाइल सेक्शन में जाओ और आपके सारे PDF जो आपको हिंदी में प्लस इंग्लिश में दोनों PDF आपको मिल रहे हैं भाई। और क्लासेज जो है वो तो हिंदी में ही होती है, क्यों पता नहीं क्यों अभी भी बच्चे बोल रहे होते हैं कि हिंदी में कराओ हिंदी में कराओ, मैं हिंदी में ही तो बात कर रही हूँ, क्लासेस हिंदी में हो रही है, PDF आपको हिंदी में मिल जाएंगी, तो ऑब्वियसली काम इजी हो जाएगा। थोड़ा आप भी अपने एंड से एफर्ट डालो यार थोड़ा, ठीक है। तो यही था हमारा आज का क्लास। अगली क्लास में हम लोग फिर से अपने एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे विथ MCQ एंड विथ PYQ, ठीक है। टिल देन थैंक यू एवरीवन।